नेक्स्ट बात करते हैं इसमें पार्ट टू की। और पार्ट टू में ये डायग्राम आपको थोड़ा सा स्कैरी लग रहा होगा, बट ये बहुत इजी है। ठीक है, मैंने इसको जितना सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करी है तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनिस। ठीक है, इसमें लिखा हुआ लाइफ की साइकिल। लाइफ इन द सेंस उसकी पूरा जो जीवन है। साइकिल इन द सेंस एक सर्कल में है। सर्कल का मतलब होगा जहां से शुरू होगा वापस खत्म, या कह सकते हैं कि अगेन वापस वहीं से शुरू हो जाएगा। तो एक साइकिल है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है ना, किसी साइकिल का कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट डिसाइड करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी माइकोलॉजिस्ट जो फंगसेस की स्टडी करते हैं और पैथोलॉजिस्ट जो उनकी डिजीज की स्टडी करते हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि पक्सीनिया ग्रैमिनिस की स्टार्टिंग पॉइंट को मान रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम वीट प्लांट। यानी कि इसका जो मेन होस्ट है वहां से स्टार्ट करें कि साहब पहली बार इन्फेक्शन हुआ गेहूं में, और वो स्पोर हो जाएगा यूरिडो स्पोर। यह आपका पहला स्पोर है। अच्छा, पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूँ सारे स्पोर्स के। सीक्वेंस भी ध्यान रखना, सीक्वेंस चेंज नहीं किया जा सकता अपने हिसाब से। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। एज पर आई सेड कि मैंने कहा था कि लास्ट की 5 स्पोर्स होते हैं इस पक्सीनिया ग्रैमिनिस के पूरे लाइफ साइकिल में। तो यूरिडो या यूरिडीनियो स्पोर, टीलियो या टेल्यूटो स्पोर, बेसिडियो या बेसिडोस्पोर, पिकनियो या पिक्नोस्पोर, और एसायोस्पोर्स। ठीक है, तो 5 तरह के स्पोर्स हैं। दोनों प्लांट्स के मिलाकर के 5 तरह के हैं। अगर केवल बात करूं गेहूं की, तो गेहूं पे ये 3 तरह के स्पोर्स होंगे। यूटीबी, यूरिडीनियोस्पोर्स, टेल्यूटोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। और ये जो 2 स्पोर्स हैं ये होंगे इस पे बारबेरी प्लांट, बारबेरी प्लांट। ओके, और ये व्हीट प्लांट है। मैंने सब चीज़ों की जो स्पेलिंग है वो शॉर्ट फॉर्म में डाल रखी है, तो स्पेस का प्रॉब्लम होता है। तो आप सारी चीज़ ध्यान से सुनना ताकि आपको सब शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब पता चल जाए। ठीक है, तो जैसा कि माइकोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट करते हैं, यूरिडीनियो स्पोर से स्टार्ट करते हैं, तो अपन भी वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे समझना पड़ेगा कि एक डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस। अब डाइकैरियोटिक में स्पेशलिटी क्या है कि इसकी जो न्यूक्लियसेस हैं वो अलग अलग जेनेटिक के हैं। यानी कि एक तो थोड़ा डार्क कर रखा है, एक मैंने थोड़ा लाइट कर रखा है। कह सकते हैं कि वैकेंट सर्कल है। एक तो मैंने ऐसे डार्क कर रखा है, पूरा फिल कर रखा है सर्कल को। एक मैंने ऐसे कर रखा है। इसका रीजन है, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर सपोज करो प्लस है, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर का टाइप कौन सा हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह का ऐसा स्पोर, ये पूरी सेल है। इस पूरी सेल में 2 तरह के न्यूक्लियस हैं, दोनों का जेनेटिक्स अलग अलग है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, कैसे हुआ, वो बात की बात है। फिलहाल ये समझते हैं कि गेहूं को इन्फेक्ट करने वाला एक ऐसा स्पोर जो वेट करता है। कब तक वेट करेगा, कम से कम 15 से 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना वेट कर सकता है रबी की क्रॉप की खेती की शुरुआत का। मैंने कहा था सितंबर से लगा करके जैन तक की होती है, या कह सकते हैं मार्च तक की होती है उसकी टोटल टाइमिंग ऑफ, या कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ वीट क्रॉप। अब मार्च में हार्वेस्टिंग हो चुकी है, इसके बाद में पूरे साल तक सितंबर में गेहूं का पौधा आपको नहीं दिखेगा। कुछ एरियाज में खरीफ कैटेगरी में गेहूं की कई वेराइटीज को ग्रो किया जाता है, वो बात अलग है। फिलहाल अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो रबी क्रॉप के गेहूं की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो गेहूं है वो कई महीनों तक नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन तो इसने क्या किया, मैंने कहा था कि उस पक्षी ने, रेमन ने दूसरा तरीका क्या अपना लिया था कि वो उतने दिनों तक, उतने महीनों तक जो गैप आ रहा है फ्रॉम मार्च टू सितंबर, इस गैप को उसने किस पे होस्ट कर लिया, उसने बारबेरी प्लांट को होस्ट बना लिया, उसको अपना लाइफ साइकिल शुरू कर रहा है। ठीक है, तो येलो लाइन से मैंने अलग कर रखा है, देखो ये यहाँ तक का तो लाइफ साइकिल किसका है, गेहूं का, इतना। और इसके बाद का बारबेरी का है। अभी समझते हैं इसको। तो एक स्पोर आता है जो कई दिनों से वेट कर रहा था नए गेहूं के पौधे का। सितंबर अक्टूबर के आसपास ये स्पोर आता है, और स्पोर आकर के इसके स्टेम को, इसकी लीव्स को, मैंने कहा था वो गेहूं के पास जो ऑन होता है उसको, है ना, और जो ग्लूम बताया था मैंने, जो छोटा सा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है गेहूं को कवर करने के लिए, इस किसी भी चीज को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। अब इन्फेक्शन जब करते हैं फंगस, तो क्या करते हैं कि जो स्पोर है वो सरफेस पे आया। अभी सरफेस क्या है कि मैंने स्टेम का या लीफ का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बता रखा है, जिससे मैंने सेल्स को रिप्रेजेंट कर रखा है, इसकी एपिडर्मल या कॉर्टिकल सेल्स। इसके अंदर ये स्पोर आके टच होगा, अपना एक
जर्मिनेटिंग ट्यूब बनाएगा, स्पोर जर्मिनेट हुआ, ये न्यूक्लियस इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के एक कुछ दिनों बाद में, यानी कि 1 से 2 सप्ताह के बाद, कम से कम 10 से 15 दिन किसी भी फंगस को किसी भी तरह के इन्फेक्शन को शुरू करने में टाइम लगता है। नॉर्मली क्या होता है कि फंगस इधर ग्रो करती है, ठीक है, तो फंगस उस सबस्ट्रेट पे लैंड करती है, स्पोर आता है, स्पोर आने के बाद में वो स्पोर उसके अंदर तक जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, अंदर माइसीलियम डेवलप करेगा। माइसीलियम का मतलब यहाँ पे होता है उसका जो इंटरनल हाइफल नेटवर्क होता है, एक तरह से कह सकते हो रूट है, तो पहले रूट डेवलप करेगा। नॉर्मली प्लांट्स में क्या होता है, एक सीड है, सीड जमीन में गया, जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद में उसने पहले रूट बनाई स्ट्रेंथ के लिए, उसके बाद में उसने पत्तियां बनाना शुरू किया फोटोसिंथेसिस के लिए, बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके ऊपर मेच्योर होने के बाद फ्लावर्स आए और फ्लावर कन्वर्ट हो गए किसमें, फ्रूट में। वैसा डिटेल में या कह सकते हैं कि वैसा एडवांस लाइफ साइकिल ना होकर के बेसिक में क्या हो सकता है कि एक स्पोर आया, अपने सबस्ट्रेट पे लैंड किया, लैंड करने के कुछ सप्ताह बाद में उसने छोटे छोटे फ्रूट्स बनाए। अब इन फ्रूट को नाम दे दिया अपन ने यूरिडियो स्पोर या यूरिडिनो स्पोर। ये फर्स्ट स्पोर है पक्सीनिया ग्रैमिनेस का, ठीक है। ये उसकी स्ट्रक्चर है पत्ती की, तो कह सकते हैं कि साहब एक छोटा सा पाउच जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो पत्ती की सरफेस के ऊपर आपको दिखेगा। अच्छा, इस पाउच की जो अपीयरेंस है वो होती है ब्रिक रेड। तो यानी कि यूरिडीनियो स्पोर या यूरिडोस्पोर के लिए पूछे कि साहब इसकी जो पाउच है या इसका जो कप लाइक स्ट्रक्चर है जहां से ये स्पोर बनते हैं, इसको नॉर्मली कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब वो जगह, वो लोकेशन जहां से स्पोर जनरेट होंगे, ठीक है, बनेंगे। जैसे ओवरी में एग बनता है, ठीक है, तो उसको ओवेरियम कहते हैं। ये स्पोर बना रही है इसलिए स्पोरेंजियम हो गई। तो यूरिडीनियम कहेंगे क्योंकि ये यूरिडीनियो स्पोर बना रही है, तो स्पोरेंजियम का नाम क्या हो गया, यूरिडीनियम। 1 से 2 सप्ताह लगेंगे इस स्पोर को अंदर एंटर होने में। ये स्पोर अलग है, इस स्पोर का रियल नाम है एसायो स्पोर, जो कि एक्चुअल में लास्ट वाला स्पोर है। देखो साइकिल बोला मैंने, जहां खत्म हुआ उसके बाद वापस कहां से शुरू हो रहा है, यूरिडीनियो स्पोर। तो ऐसे सर्कल चल रहा रहेगी, दैट इज वाई लाइफ साइकिल। बाद में बात करेंगे कि वो एसआईओ स्पोर कैसे आया। फिलहाल बात करते हैं कि एसआईओ स्पोर आया जो कि कई दिनों से वेट कर रहा था, इसने इन्फेक्ट किया, 1 से 2 सप्ताह 10 से 15 दिन लगे, लगने के बाद में इसमें स्पोरेंजियम बनी जिसका नाम अपन ने रखा यूरिडीनियम। यूरिडीनियम से यूरिडीनियो स्पोर बने। अब बनने के बाद क्या है कि साहब ये स्ट्रक्चर कैसी, देखो इसमें भी डबल न्यूक्लियस कंडीशन है, ठीक है, तो डायकैरियोटिक लिखा हुआ मैंने। पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस है, जैसा कि यहाँ था कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, तो ऐसी कंडीशन क्या हो गई कि साहब डायकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर। सेल तो एक है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस कितने हैं, डाई, डाई मतलब 2, ये ऐसे लिखा जाएगा डाई, और कैरियो मतलब ये, तो डाइकैरियोटिक फेज और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं। मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। कलर इसका कैसा है, ब्रिक रेड कलर, तो इसलिए इसका वो नाम अपन ने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट 1 में, रेड रस्ट या रेड डस्ट। वो रीजन इसकी वजह से कि यूरिडीनियो स्पून का कलर कैसा होता है, रेडिश कलर होता है, ब्रिक रेड कलर होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया था पक्सीनिया ग्रैमिनेस में, अपन ने एक नाम क्या रखा था, रेड रस्ट। मैंने कहा था मैं लाइफ साइकिल में समझाऊंगा कि वो नाम क्यों आया है, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर बनी, ये बनी क्यों है, ये स्ट्रक्चर कई दिनों तक सरवाइव कर सकती है, बार बार डिवाइड नहीं होती, ठीक है। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए, जैसे एक गेहूं पे ये आकर के लैंड हुआ, ये ज्यादा नहीं है क्योंकि मैंने कहा था ये वेट कर रहा है, तो हो सकता है वेट करते करते कई की डेथ हो गई हो, इसलिए इसकी वैरायटी ज्यादा नहीं है, इसके नंबर ज्यादा नहीं है। तो क्या कर रखा है फंगस ने कि यार ये तो सर्वाइव कर नहीं पाएगा बहुत दिनों तक, तो मैं काम करती हूँ, फंगस की बात कर रहा हूँ, तो मैं काम करती हूँ कि जो नया बनाऊं मैं स्पोर, वो ऐसा बनाऊं कि कई दिनों तक चले। तो कई दिनों तक ये ढूंढ ढूंढ करके वीट के प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा, इसलिए मैंने ये एरो बाहर शो कर रखा है कि कुछ तो बाहर चले जाएंगे और कुछ बिकॉज की फंगस है, अपना एक टाइम पीरियड है, उसके बाद में डिग्रेड हो जाएंगे। तो ये यूरिडीनियो स्पोर की जो स्टेज है यही खत्म हो गई। खत्म होने का मतलब ये है कि ये स्पोर आगे पूरे साइकिल में कहीं नहीं दिखेगा, यानी कि ये स्पोर का काम है स्प्रेड करना, ट्रांसमिशन करना। अब स्पोर की स्प्रेडिंग हवा से हो सकती है,
स्प्लैश ऑफ रेन वाटर, बारिश के पानी के छींटों से हो सकती है, किसी इंसेक्ट से हो सकती है, बर्ड से हो सकती है, चींटियों से हो सकती है, ह्यूमन रबिंग से हो सकती है। आप गुजर रहे हो खेत में तो आपके हाथ पे, आपके कपड़ों पे स्पोर लग सकते हैं, चिपक सकते हैं, दूसरी जगह ट्रैवल हो सकते हैं। तो ट्रैवल होने का, ट्रांसमिट होने का, स्प्रेड होने का या डिस्पर्जल होने का बहुत सारे तरीके हैं। वो आप जानते हो कि स्पोर या सीड में किस तरह से डिस्पर्जल होता है। तो कुल मिला के ये डिस्पर्जिव स्टेट है, ये दूसरे गेहूं के पौधों को इन्फेक्ट करने के लिए। अब क्या होगा, 1 से 2 सप्ताह बाद जब इसने कई जगह इन्फेक्शन कर दिया, अब यही कौन, वीट का प्लांट ही, इसकी ही पत्तियां एक नई स्ट्रक्चर बनाएगी, पत्तियों के ऊपर बनेगी। पहले बनी थी ब्रिक रेड यूरिडीनियम, यूरिडीनियम स्पोर बने फैलाने के लिए बीमारी को। अब बीमारी का दूसरा रूप बन रहा है लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। ये कंटिन्यू करने के लिए नहीं था, ये स्प्रेडिंग के लिए था। अब कंटिन्यू करने के लिए गेहूं के पौधे में नई स्पोरेंजियम बनेगी। स्पोरेंजियम मतलब नए तरह के स्पोर बनाने वाली स्ट्रक्चर। तो स्पोरेंजियम का नाम हो जाएगा टीलियम, और जो स्पोर आएगा वो आएगा टीलियो स्पोर या टेल्यूटो स्पोर। ठीक है, इसकी जो बाउंड्रीज है वो देखो कैसी मैंने डार्क बनाई है। बाउंड्रीज इसकी डार्क ब्लैक होती है, स्पेशली कॉर्नर्स पे ज्यादा ब्लैकनेस होती है, डार्क होती है। ठीक है, रीजन है, ये शुरू होता है विंटर के टाइम पे, सितंबर अक्टूबर के आसपास ये स्टेज शुरू होती है। अब आती है तेज सर्दियां। तो सर्दियों से बचने के लिए, जो एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर है उससे बचने के लिए, स्पोर को बचाने के लिए, उसकी जो आउटर शीथ है वो कैसी मोटी है, एक तो मोटी है, दूसरा ओवर विंटरिंग कर सकता है। ओवर विंटरिंग का मतलब पूरी विंटर को ये टॉलरेट कर सकता है। ओके, तो पूरी सर्दियां ये स्टेज रहेगी, और ये स्टेज लंबी है एज कंपेयर टू अदर स्टेजेस, टाइम ज़्यादा एक्सपेंड करती है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जनवरी तक हो सकता है ये स्टेज आपको दिखे। फैब के शुरुआत के 10-15 दिन तक भी आपको ये स्टेज दिख सकती है, मकर संक्रांति के आसपास तक। 15 तारीख, 20 फरवरी तक आपको दिख सकती है ये स्टेज। अच्छा, ये स्टेज लॉन्गेस्ट है। तो पक्सीनिया ग्रैमिनीज का जो कॉमन नेम है, क्या नाम है, ब्लैक रस्ट है। तो इसकी डार्कनेस की वजह से इसको नाम देते हैं ब्लैक रस्ट। एक्चुअल में इसका कलर कैसा हुआ, ब्लैक। और ये रस्टिंग जैसी स्ट्रक्चर है, सारी रस्टी है, एक तरह से पत्तियों के ऊपर ऐसे रस्ट जम जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, जंग की स्पेशलिटी क्या है कि जब आप उसको टच करोगे तो आपके हाथ पे उसका कलर आ जाएगा। जैसे मैंने चौक कर रखी है तो इसका कलर मेरे हाथ पे आ रहा है। तो ऐसी पाउडरस कंडीशन है। ठीक है, और जो बहुत फ्रेजाइल है, पाउडर फॉर्म में है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ब्लैक कलर की होती है, डार्क स्ट्रक्चर होती है, कई दिनों तक सरवाइव कर सकती है। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होती है। तो टीलियम में टेल्यूटोस्पोर बनेंगे, और ये टीलियोस्पोर या टेल्यूटोस्पोर कहलाएंगे। आपको जान करके अलग लग रहा होगा कि वहां तो 2 स्पोर कंडीशन थी, यानी कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस थे। यहाँ कंडीशन क्या है कि 2 सेल है और दोनों के अंदर 2 न्यूक्लियस है। तो कंडीशन क्या कहलाएगी, अब डाइकैरियोटिक कंडीशन है बट बाइसेल्यूलर है। यहाँ बाइसेल्यूलर का मतलब 2 अलग अलग सेल है और दोनों सेल्स में डाइकैरियोटिक कंडीशन है। अच्छा, इसमें मैंने जो न्यूक्लियस शो कर रखे हैं, ये मैंने कहा था एक तो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, एक माइनस न्यूक्लियस है। डार्क वाले के लिए अपन ने पॉजिटिव बोला और लाइट वाले के लिए अपन ने माइनस बोल दिया। मैंने यहाँ बताया था इसके बारे में कि एक तो डार्क, एक लाइट है। तो ये स्पोर देखो पहले तो क्या बना रहा है, यूरिडीनियम स्पोर, जिसमें कोई खास वैरायटी नहीं है, लेकिन ठीक है, दूसरी बार जो बना रहा है ये स्पोर, गेहूं का पौधा ही एक बार तो यूरिडीनियम स्पोर बना रहा है, और वही गेहूं का पौधा कुछ दिनों बाद में दूसरे कैटेगरी का स्पोर बना रहा है, उसके अंदर ये जेनेटिक वापस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब जब ये रिपीट होगी तो दोनों सेल में 2 अलग अलग वैरायटी के न्यूक्लियस आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाएगी टीलियम वाली टेल्यूटोस्पोर। अपन ने फर्स्ट पढ़ लिया है, सेकंड पढ़ लिया है। ठीक है, अब अपन जा रहे हैं इससे इस पे। सर्दियां नियर बाय खत्म हो चुकी है, पक्सीनिया ग्रैमिनीज को पता चल रहा है कि धीरे धीरे सर्दियां खत्म हो रही है। ठीक है, तो अब तो गेहूं की हार्वेस्टिंग होगी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक ऐसी स्टेज बनाती हूँ जो हवा से, पानी से, किसी इंसेक्ट के थ्रू उड़ करके बारबेरी प्लांट पे चली जाए। तो ये जो टीलियम है, इसका जो टेल्यूटोस्पोर है, इसके अंदर मियोसिस होना स्टार्ट होगा। और मियोसिस के लिए आपको शर्त पता होनी चाहिए कि मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल्स में होगा, हैप्लॉयड में मियोसिस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड में जब होगा
तो डिप्लॉयड से 4 डॉटर सेल्स बनेगी, यानी कि डिप्लॉयड मदर सेल से कितनी सेल्स बन रही है, 4 डॉटर सेल, और चारों के अंदर कंडीशन कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, अब होने वाला है मियोसिस, और मियोसिस होने के लिए अपने पास में कंडीशन तैयार है कि प्लस और माइनस, बेटर कंडीशन है, दोनों सेल के अपने अपने न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे। तो देखो मैं इस स्टेज से इस स्टेज पे आ गया, ये टाइम लग रहा है हर चीज में, 1 महीना 2 महीना लगेगा। क्या होगा, जैसे ही सर्दियां खत्म होने वाली है, हार्वेस्टिंग का टाइम आ रहा है, तो फंगस को अचानक से क्या हो रहा है, ये चीज सूझी कि मैं नए प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए कुछ नया बनाऊं, तो नया बनाने के लिए इसको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद में ऐसी कंडीशन आ गई, इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया कैरियोगेमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गेमी का मतलब फ्यूजन, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब दो अलग अलग जेनेटिक्स की स्ट्रक्चर अगर आपस में जुड़ रही है, और जुड़ करके उससे कोई 4 नई सेल बन रही है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्म है और एग है, दोनों का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग अलग है, हैप्लॉइड है, दोनों जुड़ते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ठीक है, ये स्पर्म बनते टाइम पे तुमने देखा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस में कि आपकी ही बॉडी की डिप्लॉइड सेल 4 अलग अलग तरह के स्पर्म बनाती है, आपकी ही बॉडी की जो एग सेल है वो 4 अलग अलग तरह की सेल्स बनाती है, जिसमें से 3 तो पोलर बॉडी होती है और एक जो होता है वो एग बनता है। ये कंडीशन सेम आ रही है कि जब दो अलग अलग जेनेटिक्स के न्यूक्लियस आपस में जुड़ेंगे, तो प्रोसेस का नाम तो कैरियोगेमी है, लेकिन एक्चुअल में अंदर की तरफ क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब वही है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट में एक स्टेज होती है कॉल्ड पैकाइटीन, तो पैकाइटीन में ये कंडीशन आती है, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। दो क्रोमोसोम्स सेम कैटेगरी के, डिफरेंट कैटेगरी के दो क्रोमोसोम्स पास में आएंगे, पास में आकर के टच होकर के वो चले जाएंगे। जब टच होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट होता है क्रोमोसोम्स का, तो कुछ जीन इस क्रोमोसोम से इस क्रोमोसोम पे आते हैं, कुछ जीन्स इस क्रोमोसोम से इस क्रोमोसोम्स पे आ जाएंगे। ये कंडीशन होती है जो आपको जानकारी है, आपने 11th में 12th में पढ़ा है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा इस स्टेज में। तो मैंने इसको पिंक से पूरा अलग कर रखा है, देखो। ठीक है, पूरी कहीं भी किसी भी जगह जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, केवल यहाँ हो रहा है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब नए जीन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि नई वेराइटीज बन रही है, फ्यूजन हो रहा है। तो ये कंडीशन है। अच्छा, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मत कह देना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑपोजिट जेंडर का आपस में जुड़ना होता है। अभी फिलहाल ऑपोजिट जेंडर अब बना है, ये देखो 2+ वैरायटी बनी, और दोनों अलग अलग वैरायटी के बने हैं। ये न्यूक्लियस का जेनेटिक जुड़ने के बाद में अलग है, इसका जेनेटिक जुड़ने के बाद में अलग है। तो इस न्यूक्लियस से 4 नए स्पोर बने, उन 4 में से 2+ है, 2 माइनस है। इस न्यूक्लियस के जुड़ने से, मियोसिस से 4 न्यूक्लियस बने, ये स्टेज यहाँ से यहाँ आ रही है। ठीक है, तो 4 नए स्पोर बने, इसमें भी 2+ और 2 माइनस है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये दोनों माइनस और ये दोनों माइनस की जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, तो ये एक तरह की मेटिंग टाइप बन गई, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर के कपल बन गए अलग अलग। ठीक है, अब टेल्यूटोस्पोर से जब ये कंडीशन बन रही है, तो इनको नाम दिया जाता है बेसिडियोस्पोर, विच इज थर्ड कैटेगरी ऑफ स्पोर। देखो 5 स्पोर है, यूरिडीनियो, टेल्यूटो, बेसिडियो, पिकनियो, एसायो। 2 पढ़ चुके हैं, यूरिडीनियो स्पोर, टेल्यूटो स्पोर। अब टेल्यूटो स्पोर से क्या बन रहा है, बेसिडियो स्पोर। बना कैसे कि टेल्यूटो स्पोर में 2 अलग अलग कैटेगरी के न्यूक्लियस थे, पता चला सर्दियां खत्म होने वाली है, नई वैरायटी बनाते हैं, तो नई वैरायटी बनाने के लिए कैरियोगेमी शुरू कर दी। कैरियोगेमी का मतलब दोनों जुड़ गए, और जुड़ करके मियोसिस से क्या बना दिए, 4 स्पोर बना दिए अलग अलग वैरायटी के। ठीक है, तो इससे इससे ऐसे मल्टीपल बनते हैं। मैंने 2 ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, तो 2 ऑप्शन मैंने आपके सामने एक को रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे ऐसे। यहाँ 2 हैं, इसमें से एक को मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम करके क्या कर दिया कि इसमें फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होकर के इस तरह से 4 वैरायटी बनी। इन चारों को कहा जाएगा बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, अब बेसिडियो स्पोर्स कैसे है कि सब कपल में है। कपल में कैसे कि 2+ के आपस में जुड़ गए, 2+ के आपस में जुड़ गए, 2 माइनस जुड़ गए, 2 माइनस जुड़ गए। ये 2 कौन से माइनस और ये 2 कौन से प्लस, ये ऐसे, ये दोनों प्लस आपस में साथ में, ये दोनों माइनस आपस में साथ में, ये दोनों प्लस आपस में साथ में, ये दोनों माइनस साथ में, ऐसे 2 जोड़े बन गए इनके। ठीक है,
अभी भी ये अलग अलग ही हैं, अलग अलग का मतलब इनका आपस में कहीं भी फ्यूजन नहीं हुआ है, तो ये वैरायटी अलग अलग है। तो ये माइनस वैरायटी, ये भी माइनस वैरायटी, लेकिन दोनों का जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इन दोनों का भी जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों प्लस वैरायटी। ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा है मोनोकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक अगर देखा जाए ध्यान से, ठीक है, तो ये स्पोर है, ये स्पोर का एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो ये मैंने सर्कल बनाया है, एक्चुअल में ये स्पोर है। ये देखो, ये बेसिडियो स्पोर, तो बेसिडियो स्पोर 4 है, तो ये 2 आ रहे हैं यहाँ पे कपल में, पेयर में। ठीक है, तो इनके अंदर फिलहाल कितना न्यूक्लियस है? एक ही तो है। ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा। ये पूरा सेल नहीं है, सेल तो खुद ये है। दोनों सेल के आसपास में शीट होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए। तो 2 स्पोर यानी कि सिंगल सेल यूनिसेलुलर मोनोकैरियोटिक कंडीशन। तो मतलब कि डायकैरियोटिक के बेसिस पे अगर देखा जाए तो असायोस्पोर, जो कि लास्ट स्टेज है, बताऊंगा बाद में, यूनिडिनियोस्पोर्स और टेल्यूडोस्पोर्स, ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो डायकैरियोटिक है। इसके बाद सारी स्ट्रक्चर कैसी है, यहाँ तक मोनोकैरियोटिक। तो मोनोकैरियोटिक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर विच इज बेसिडियोस्पोर। आगे बात करते हैं कि बेसिडियोस्पोर क्या करेगा। तो बेसिडियोस्पोर अब ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा? बारबेरी का प्लांट ढूंढेगा। मैं थोड़ा सा आपको स्पीड अप करता हूँ, स्पीड अप करके कैसे अपन जल्दी से इसको खत्म करते हैं। कि बारबेरी का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो वीट क्रॉप के आसपास नॉर्मली ग्रो होता है वाइल्ड में। ठीक है, इसको उगाया नहीं जाता, ये एक तरह की वाइल्ड कैटेगरी का प्लांट है, या ट्री है या श्रब है, जिसमें नॉर्मली वो वीट के आसपास खेती में उग जाता है, या कह सकते हैं कि होता है। अगर ये है तो किसान को इस चीज का ध्यान रखना है कि इसको हटा देना है। इसको हटाने से इस फंगस की लाइफ साइकिल ब्रेक हो गई। अब वो सितंबर से, या कह सकते हैं कि मार्च से नेक्स्ट सितंबर तक के लिए कुछ बना नहीं पाएगी। अब जब बना नहीं पाएगी तो उसका लाइफ साइकिल हो जाएगा ब्रेक। तो ये एक सही तरीका हुआ, एक नेचुरल तरीका हुआ इसकी लाइफ साइकिल को ब्रेक करने का, विदाउट एनी यूज ऑफ फंजीसाइड। मैं आपको इसका एक फंजीसाइड भी बताऊंगा जो पक्सीनिया ग्रैमिनीस के लिए स्पेसिफाइड है, बताऊंगा इसके बारे में कि वो केमिकल क्या करता है बाद में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बारबेरी प्लांट जो है वो क्या करेगा कि साहब, ये बेसिडियो स्पोर बारबेरी प्लांट्स की ऐसे पत्तियों पे आ गए, ऐसे कपल वाले, है ना, मैंने कहा था माइनस माइनस के प्लस प्लस के कपल वाले आ गए, और कपल वाले आने के बाद में ऐसे अलग अलग पत्तियों पे चले गए। तो सपोज करो 2 पत्तियां हैं, ये भी एक लीफ बना दो, चलो ठीक है, एक लीफ है ये भी। इस लीफ पे जो कैटेगरी है, जो स्ट्रक्चर बनी, ये वही है, स्पोरेंजियम ही है। तो स्पोरेंजियम का नाम क्या रख दिया? प्लूरल तो था पिकनिया, और सिंगुलर क्या हो जाएगा? पिकनियम। तो पिकनियम नाम की एक स्पोरेंजियम अलग अलग पत्तियों पे बन रही है। ठीक है, अलग अलग पत्तियों में बनेगी, तो मैंने कहा था कुछ तो प्लस थे, कुछ माइनस थे, तो 2 वेरिएंट बन गए। एक तो माइनस वेरिएंट का स्ट्रक्चर ये पूरा का पूरा, ये प्लस वेरिएंट का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। ठीक है, एक चीज अपन देखते हैं। ओके, तो अलग अलग वेरिएंट बन गए, एक तो माइनस वेरिएंट बन गया, एक प्लस वेरिएंट बन गया। मतलब 2 अलग अलग पत्तियां, पेड़ की 2 अलग अलग पत्तियां, या एक ही पत्ती के ऊपर 2 पोर्शंस हैं, जहां पे एक पे तो माइनस कैटेगरी के बेसिडियो स्पोर्स ने इन्फेक्शन किया, और इन्फेक्शन करके कुछ दिनों बाद में क्या बना दिया? पिकनियम बना दिया। पिकनियम कुछ नहीं है, जहां पिकनियो स्पोर बनेगा वो स्पोरेंजियम है पिकनियम। यहाँ स्पेशलिटी ये आती है कि इसमें जो स्पोर हैं, ठीक है, ये सपोज करना ये इस तरह के स्पोर है, मैंने कहा था सपोज करो जैसे माइनस वाला है, तो माइनस वाले जो 2 बेसिडियो स्पोर हैं वो आकर के इस तरह की पिकनियम बना रहे हैं। पिकनियम में 2 चीजें बनती है। पिकनियम में क्या बनता है कि साहब, एक तो पिकनियो स्पोर बनता है, ये जो इसकी नॉर्मली क्या हो रहा था, देखो स्पोर एंजिन जितनी भी थी सब जगह क्या बन रहे थे? स्पोर बन रहे थे। लेकिन यहाँ थोड़ी सी वैरायटी अलग आ गई कि यहाँ पे एक चीज समझते हैं, देखो थोड़ा शोर आ रहा है बाहर से, तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा, है ना। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट मैंने कहा कि अब तक किसी भी स्पोरेंजियम में कोई 2 स्ट्रक्चर नहीं बनी, एक स्ट्रक्चर बनी थी। नॉर्मली स्पोर्स बन रहे थे सब जगह, लेकिन यहाँ पहली बार इसमें 2 स्ट्रक्चर बन रही है। 2 स्ट्रक्चर बनने का रीजन है कि देखो यहाँ पे इस पिकनियम में स्पोर्स भी बन रहे हैं, और एक ये छोटी सी स्ट्रक्चर बन रही है, इसका नाम हो जाएगा रिसेप्टिव हाइफी।
इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एनलार्ज करके समझा रखा है। रिसेप्टिव हाइफी क्या चीज़ है? हाइफी कुछ नहीं है, कुछ फिलामेंट्स है। हाइफी हाइफी का मतलब होता है नीचे के जो रूट के जो फिलामेंट्स होते हैं, वो फिलामेंट ऊपर की तरफ आकर के इस तरह से एक रिसेप्टिव कंडीशन बना रहा है। रिसेप्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए। क्या रिसीव करेगा वो देखते हैं आगे। तो इसने एक तो रिसेप्टिव हाइफी बना दी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वेरिएंट हो गया, ये नेगेटिव वेरिएंट हो गया। और इसने साथ में क्या बना दिए? स्पोर्स बना दिए। तो ये पूरा का पूरा प्लस वाला वेरिएंट का पिकनियम स्पोर प्लस इसमें रिसेप्टिव हाइफी, दोनों के पास में पॉजिटिव कंडीशन। इसका मतलब ये निकलता है कि सेम पिकनियम के सेम पिकनियम स्पोर उस सेम रिसेप्टिव हाइफी पे कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे, और अगर बाई चांस हो भी जाते हैं तो रिसीव नहीं होंगे बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर जेनेटिक्स। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ माइनस के हैं तो माइनस का माइनस से कभी भी इनका आपस में क्रॉस नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही चांस बचेगा, वो ये कि इस पिकनियो स्पोर का जो पॉजिटिव वेरिएंट है, ये जो पिकनियो स्पोर है, ये ट्रेवल करके आएगा किसी नेगेटिव वाले रिसेप्टिव हाइफी के पास में, वो इसको रिसीव करेगी। तो रिसीव कैसे करेगी? कि देखो यहाँ पे ये पिकनियम की स्पेशलिटी मैंने क्या बताई कि पत्ती के ऊपर दिखेगा। अब तक की जो स्ट्रक्चर चल रही थी उसमें से दो कलर थे खाली। यूरिडीनियो स्पोर का कलर मैंने बताया था ब्रिक रेड, उसकी वजह से पक्सिनी ग्रैमिनिस का कॉमन नेम था रेड रस्ट या रेड डस्ट। एक ये था टेल्यूटोस्पोर, इसकी वजह से इसका नाम था ब्लैक रस्ट। और मेन कॉमन नाम इसलिए मैंने कहा था, क्यों है ये सबसे पहला नाम, ये क्यों है? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल है जो इसकी टेल्यूटोस्पोर की स्टेज है, या कह सकते हैं कि टीलियन स्टेज है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये प्लस वेरिएंट, ये माइनस वेरिएंट, इसका एक पिकनियोस्पोर यहाँ तो होगा नहीं, तो दूसरी जगह ढूंढेगा। तो दूसरी जगह कौन सी है? किसी नेगेटिव की रेसेप्टिव हाइफी ढूंढेगा। तो देखो ये ऐसे आएगा, ये पॉजिटिव का पिकनियोस्पोर किसी नेगेटिव हाइफी के पास आकर के इसके अंदर अपना न्यूक्लियस एंटर कर देगा। ये स्पोर है, और ये डॉट जो बना है ये इसका न्यूक्लियस है। तो जब न्यूक्लियस इसके अंदर ट्रेवल करेगा, तो देखो ये सपोज करो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को अगर मैं ऐसे ब्लैंक बना दूं तो पॉजिटिव इसके अंदर एंटर हो गया। फिलहाल ये कंडीशन कैसी थी? ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है। मोनोकैरियोटिक का मतलब होता है कि ये जो माइसीलियम है या जो हाइफी है, इसके हर सेल में एक एक न्यूक्लियस है। अब इसमें कितने न्यूक्लियस हो गए? ये हो गई डाइकैरियोटिक माइसीलियम। अब देखो इसके अंदर ये फिलहाल तो मोनोकैरियोटिक है ऊपर और नीचे तो, लेकिन ये बिकॉज ऑफ फ्यूजन यहाँ कंडीशन कैसी हो गई? डाइकैरियोटिक। इस पूरी लाइफ साइकिल में ये इकलौता स्टेज है जहां पिकनियम स्टेज में या इस स्टेज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कैटेगरी देखने को मिल रही है। इसलिए मैंने येलो लाइन से थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दिया कि यहां तक तो चल रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो पहली बार रिप्रोडक्शन हुआ है, अच्छा रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा ये। तो पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा आपको कौन सी स्टेज में? वो मिलेगा पिकनियम स्टेज में, पिकनियो स्पोर्स के और रिसेप्टिव हाइफी के बीच में। इसको इस तरह से लिखना कि पिकनियोस्पोर किसी भी वेरिएंट का आइदर प्लस और माइनस, और इसके साथ में अटैचमेंट किसका होगा? रिसेप्टिव हाइफी, विच इज ऑल्सो आइदर माइनस और प्लस, या प्लस या माइनस। जब इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी एक्टिविटी होगी, तो अब क्या बनेगा प्रोडक्ट कि अब ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनी है, ठीक है। ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम कुछ दिनों बाद में पत्ती के ऊपर बना था पिकनियम। ये पिकनियम अपना काम करके, यानी कि ये वाला काम करके नीचे की तरफ ग्रो करेगा, और फिर नीचे की तरफ पत्ती पे क्या बनना शुरू हो जाएगी? एशियम। ये लाइफ साइकिल की लास्ट स्टेज है जो बारबेरी की पत्ती पे बनेगी एट द टाइम ऑफ जुलाई या अगस्त के आसपास, ठीक है। अब ये एशियम बना, और एशियम बन करके क्या कर रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना था, तो ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम से एक जो स्पोर एंजिम बनी, इस स्पोर एंजिम का नाम रख दिया एशियम, और इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? डाइकैरियोटिक। और दोनों न्यूक्लियस कैसे दिखेंगे आपको? अलग अलग जेनेटिक्स के। तो देखो ये रहा, ये माइनस था, ये प्लस था, ये जैसा आपको ठीक लगे। आप डार्क को प्लस बनाना चाहते हो तो प्लस बना लो, या माइनस बनाना चाहते हो तो माइनस बना लो, और जो बिल्कुल वेकेंट है उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने फिलहाल पूरे लाइफ साइकिल में प्लस तो बता रखा है डार्क वाले को, और माइनस बता रखा है मैंने वेकेंट वाले को। तो ये क्यों आपको डबल न्यूक्लियस दिख रहे हैं, आप समझ में आ रहा होगा कि ये पिकनियो स्पोर रिसेप्टिव हाइफी के न्यूक्लियस से जाके जुड़ गया। जब जुड़ा तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनी। तो ये लास्ट स्टेज, या कह सकते हैं कि लास्ट स्पोर ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनिस के लाइफ साइकिल का बना, वो बना एसायोस्पोर, ठीक है। अब ये एसायोस्पोर के लिए मैंने कहा था कि ये डाइकैरियोटिक है,
और ये वेट करेगा 2 या 3 महीने का। जैसी गेहूं की बुआई होगी, बुआई का मतलब सितंबर में जैसी सोइंग का टाइम आएगा, तो ये जैसे ही जाकर के क्या कर देगा, इसको गेहूं की पत्तियों को, उसके स्टेम को जाकर के इन्फेक्ट कर देगा, और फिर से ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो मेरी तरफ से मैंने पक्षी का लाइफ साइकिल आपको समझा दिया है। सिंपल तरीका ये है समझने का कि सबसे पहले असाइलोस्पोर इन्फेक्ट करेगा, यूरिडीनियम बनेगी, यूरिडीनियम से यूरिडीनियम स्पोर्स बनेंगे, कुछ दिनों बाद में टेल्यूटो बनेगा, इसमें होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ये बेसिडियोस्पोर्स ट्रैवल करके बारबेरी प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करेंगे। क्यों गए वीट से बारबेरी पे, क्यों गए? बिकॉज वीट की तो हार्वेस्टिंग हो गई यहाँ पे इस स्टेज पे। ये जो पूरा टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड था सितंबर टू मार्च। इस पूरे टाइम पीरियड में रबी की फसल की ग्रोथ हो गई, मार्च के आसपास इसकी कटाई हो गई। कटने के बाद में इसको कोई सेकेंडरी होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, और वापस सितंबर का वेट करने के लिए। तो बारबेरी प्लांट पे गया, वहां जाकर के इसने पिकनियम बनाई, 2 तरह के स्पोर बनाए, पिकनियम स्पोर और रेसेप्टिव हाइफी बनाई। फिर वहां जाकर के इसने अल्टीमेटली क्या बना दिया, एसआई स्पोर। तो 5 तरह के स्पोर्स हो गए, यूरिडीनियम स्पोर्स, टेल्यूडोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, पिकनियम स्पोर्स और एसआई स्पोर्स। मेरी तरफ से कंप्लीट है। आपको अगर कोई किसी तरह का डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।